नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। जब से भाजपा सरकार में आई है उत्तर छत्तीसगढ़ में, लगातार माओवादियों के खिलाफ एक से बढ़कर एक अभियान चलते रहा है। कभी 36, कभी 32, कभी 28 की संख्या में माओवादी मारे जाते रहे हैं। शांति की बात सरकार करती रही, शांति की बात माओवादी भी करते रहे। एक वक्त वो आया जब माओवादी बाकायदा एक निजी चैनल को शांति का प्रस्ताव रखने के लिए बात किया, वहाँ पर अपना इंटरव्यू प्रेषित किया। सरकार पीछे हट गई। अमित शाह की वह सरकार जो लगातार शुरू में ही कह रही थी कि हम वार्ता करेंगे, वार्ता के माध्यम से सारा चीज़ हो सकता है, वह एक बार भी पलट गई और माओवादियों के 5 पत्र आने के बाद सीधे उसने माओवादियों के रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया। उनके महासचिव का मारा जाना एक बहुत बड़ा प्रहार था। महासचिव बसवराज की मृत्यु ने वह एक बड़ी लकीर खींच दी, जहां से साफ साबित हो गया कि अब माओवादी वार्ता में नहीं आएंगे। और सब वही हुआ। जो सरकार पाकिस्तान के साथ वार्ता कर रही है, वार्ता की, वह सरकार अपने ही देशवासियों के साथ वार्ता करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। बसवराज की शहादत से बौखलाए माओवादियों ने सीधे पलटवार किया और एएसपी गिरपुंजे को बम से उड़ा दिया। इतना पर ही माओवादी नहीं रुके और माओवादियों ने सीधे सीधे उन मुखबिरों को निशाना बनाया और उनको भी हत्या कर दिया। ऐसे में लुंज पुंज ये सरकार इस मुखबिरी के तहत ये बड़े बड़े कारनामे कर रही थी, वो कहीं न कहीं खटाई में पड़ गया, खत्म हो गया। उसका जो सर्विलांस था, रडार, क्या बोलते हैं उसको आप, ड्रोन, ये तमाम चीज़ें इनकी लगभग फेल होती नज़र आ गई। क्योंकि ड्रोन की अपनी सीमाएँ होती है, हर मशीनी तंत्र का अपना सीमा होता है। मनुष्य से बड़ा खुफिया विभाग और कुछ नहीं होता। माओवादियों ने वहाँ-वहाँ जाके एक्शन किया, खुलेआम एक्शन किया, जहाँ पर बाकायदा पुलिस कैंप लगाए गए थे। इन तमाम चीज़ों के बाद सरकार को समझ में आ गई कि माओवादियों को खत्म नहीं कर सकते। माओवादी तभी तक वो उन पर आप हमला कर सकते हैं जब तक कि वो शांति के झांसे में हैं और शांति की बात कर रहे हैं। माओवादी अगर आक्रामक हो गए तो सरकार के लिए बूते से बाहर की बात है उसको कंट्रोल कर पाना, उसको संभाल पाना या उनके साथ संघर्ष में कहीं जीत हासिल कर पाना। यही कारण है कि बसवराज की शहादत के बाद और ये मुखबिर और एएसपी गिरपुंजे की हत्या करने के बाद अब लगभग वो तमाम चीज़ें रुक गई है, जो थोक भाव में माओवादी मारे जा रहे थे। जिस थोक भाव में कभी 8-23, कभी 35, कभी 30, कभी 12, इस तरह की संख्याओं में जो माओवादी मारे जा रहे थे, लगभग हर दूसरे-तीसरे दिन खबरें आ रही थी। वो अब बैलेंस हो गया है। अब सरकार को भी समझ में आ गया है कि माओवादी को हथियार से खत्म नहीं कर सकते। और अब जो उसका मुख्य धारा था डीआरजी, उसके भी जवानों पे जिस तरह से हत्याएँ हुई है, बसवराज की ही शहादत के वक़्त 2 डीआरजी को गोली से भून दिया गया था। एक को गोली से भून दिया गया, एक को आईईडी बम ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। तो ऐसे में वो जो साहस था उसके अंदर में कि सोचते थे कि हम तो जंगल में रहे हैं, माओवादियों के बीच में रहे हैं, जा कर के उसको बस पकड़ना है और मार डालना है और कुछ करना नहीं है। तो ये जो साहस था उसके अंदर में, जो उसके अंदर ये भ्रम पैदा हो गया था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम माओवादी को खत्म कर सकते हैं। जब माओवादी ने पलटवार किया तो इसके होश फाख्ते हो गए और वो तमाम डीआरजी-फीआरजी जो बने हुए हैं, उस सब का होश फाख्ता हो गया। अब वह सरकार ने नई नीति लागू किया है। वही नीति अब है जो पुरानी नीति रही है सरकार की सदैव से। अमित शाह का मारो काटो का मामला अब वो खत्म हो गया, खटाई में पड़ गया। हालाँकि अभियान जारी अभी भी है, माओवादियों पर हमला अभी भी कहीं न कहीं हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकती है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही है और जिलेटिन भी पकड़े जा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर है, यह खबर झारखंड से है। झारखंड के कुचाई थाना के दलभंगा ओपी अंतर्गत मासीबेड़ा गाँव में के
हिल एरिया के समीप पहाड़ी क्षेत्र में गोला बारूद छिपा कर रखा गया था। ये 60 किलो जिलेटिन का मसला है जो कि वहां पकड़ाया है। सीधी सी बात है, अब वह जो आक्रामक अभियान थे अमित शाह के मारो काटो वाला, वो रुका है कहीं न कहीं। ये माओवादियों के पलटवार से ये साफ जाहिर हो गया। अब इसने एक दूसरा पॉलिसी तय किया है। वो पॉलिसी क्या है, वो जरूरत है समझने की। अब जो नया तरीका अपनाया है, इसका एक नाम दिया गया है और वो नाम दिया गया है पूना मार्गम। इसका ठीक-ठीक शब्दार्थ तो नहीं पता मुझे, पूना मार्गम का अर्थ क्या होता है, लेकिन जो सरकार ने इसके तहत जो योजना बनाने का काम किया है, वो ये है कि डीआरजी और बस्तर फाइटर में जो लोग भर्ती किए गए हैं, और भर्ती किए गए आत्मसमर्पित माओवादी हैं, उनको अभी जो माओवादी कैडर काम कर रहे हैं, उनके घर तक जाना, उनको घर वाले को समझाना कि भाई आप उनको बोलिए कि हथियार छोड़ दें। अब वह इस काम के लिए जा रहे हैं। मतलब सीधा समझ लीजिए आप कि ये जो पहले जो हथियार लेकर के मारने जाते थे, डायरेक्ट उनके माओवादियों के कैडरों से लड़ते थे, वही डीआरजी को अब बस्तर फाइटर्स के गुंडों को, जो बाकायदा चरित्रहीन और असामाजिक तत्व होते हैं, चाहे वो माओवादियों के बीच में हो या माओवादियों से निकाल कर भगाए गए लोग हों, ये लोग अब समझ गया है कि अब माओवादी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हर अगले दिन माओवादियों का जो कार्यनीति होता है वह उसके समझ में नहीं आती है, बदल जाता है, तो वो उससे टिक नहीं सकता है। सिवाय इसके कि पुलिस उसको, सरकार उसको जबरदस्ती राइफल दे करके जंगलों में हुला देता है, जाओ खोजो मारो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है चीज। ना तो छोटी सी जंगल है और ना ही इनके पास इतना दिमाग है कि वो जा करके वहां पर अटैक कर सकें। अब सिर्फ एक वो साहस भी नहीं रहा, क्योंकि अब जान रहा है कि वो भी पलटवार करेंगे। जिस जो कभी साथ में खाना खाते थे, साथ में रहते थे, साथ में सोते थे, अब अगर वो मिल गए तो सीधा वो पहले गोली मारेंगे। इसीलिए अब डीआरजी के जवान भी समझ गया है कि माओवादियों से नहीं लड़ सकते, इसीलिए अब उसको सरकार दूसरे माध्यम से भेज रही है, वर्तमान माओवादी कैडरों के घर जाकर के उनके परिवार वालों को समझाने के लिए कि भाई अब आप जो है उनको समझाइए कि वापस लौट आए, मुख्य धारा में लौट आए। सवाल दूसरे जगह मेरा है, अच्छी पहल है, सरकार को ऐसा करना चाहिए और यही तरीका सभी जगह अपनाना चाहिए, लेकिन यह उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां माओवादी है। जहां पर माओवादी नहीं है, उन क्षेत्रों में पुलिस क्या कर रही है? अभी की खबर है, एक महिला जो कि राहुल गांधी से मिली, अपनी विपदा समझाई, अपनी समस्याएं बताई उनको, उस महिला को जो ड्रग, अफीम, हेरोइन, दारू जैसी चीजों का विरोध कर रही थी, अपराध का विरोध कर रही थी, बच्चा चोरी का विरोध कर रही थी, उस महिला के घर में पटना की पुलिस गई और उनको बुरी तरह मारी, जाति सूचक गालियां दी, उनके शरीर के अंदरूनी अंगों में चोट किया गया। और महिला बताती है कि अगर हमारे परिवार के लोग ना दौड़ते, अगर पुलिस मुझे मार डालती। उस पुलिस दल में एक महिला पुलिसकर्मी थी, बाकी पुरुष पुलिस थे, और एक महिला को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, मारा गया, रात के अंधेरे में मारा गया, रात की आधी रात के बाद, वह भी बताता है कि यह सरकार, यह पुलिस तंत्र किस तरह काम करती है। मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया, कई जगहों पे मेरी चोटें का निशान है। अभी हमारी ऐसी जगहों पे चोट का निशान है जहाँ मैं दिखा नहीं सकती। हमर बहन के दूसरी को प्रेग्नेंट औरत के पेट में जाती उसको मारा इतना पेट में, जब हमें बचाने आई तो उसे इतना पेट में मारा। देखिए अभी उल्टी हो रहा है, प्रेग्नेंट है। दांत हमारी बूढ़ी माई के दांत देखिए कैसे हिला। वो चाहते हैं कि बलात्कार हो, वो चाहते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोज हो, क्योंकि इन लोगों को समाज के लिए काम करने वाली लोग नहीं चाहिए। हम दलित लड़की हैं,
डोम चमार में आते हैं, वो डोम चमार कह के हमको गाली भी दिए हैं। एक लड़की जो स्लम में रहती है, राहुल गांधी के सामने बेबाकी से अपनी बातों को रखती है और बेखौफ होकर बुलंद आवाज में अपनी समस्याओं को गिनाती है, जिसका नाम है रिया पासवान। वो लड़की पटना की रहने वाली है, लेकिन पटना पुलिस उसके ऊपर, ना केवल उसके ऊपर बल्कि उसके पूरे परिवार के ऊपर कहर बनकर रात के अंधेरे में टूट पड़ती है और बर्बरता से पिटाई करती है। क्या बात थी ये तो हम बात करेंगे, रिया हमारे साथ खुद है। लेकिन पहले रिया और राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच की जो बातचीत थी वो वीडियो आप देखिए। मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना? नहीं, समय है मेरे पास, बोलो। तुम भाषण तो बहुत अच्छा देती हो। तो आपने देखा, ये है रिया पासवान जो राहुल गांधी से बेबाक अंदाज में बात कर रही है, खुलकर बेबाकी से बुलंद होकर अपनी बातों और समस्याओं को, मुद्दों को गिना रही है और खुद राहुल गांधी इनके कायल हो जाते हैं। लेकिन पटना पुलिस आखिर क्या बात थी कि रात के अंधेरे में इनकी पिटाई करती है, ना केवल इनकी बल्कि इनके परिवार की भी। रिया, क्या वजह थी जो पटना पुलिस जो है घर में घुसती है? वो कौन लोग थे, पुलिस ही थे या फिर कोई और लोग थे जो आके पिटाई करती है? मेरे पास सारा लोगों का वीडियो है। अच्छा। और वो जो है लोग, वो इसलिए मेरी पिटाई करते हैं क्योंकि इन लोग चाहते हैं कि मोहल्ला में दारू, सूखा नशा, स्माइक बिके। वो चाहते हैं कि बच्चा चोरी हो, वो चाहते हैं कि बलात्कार हो, वो चाहते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोज हो। और ये लोग जो हैं किसी का भी FIR लेते तक नहीं है आवेदन। तो सब महिला जो है हमको ढूंढती है, हमारी महिला का टीम है, तब हम जाकर सबका FIR तक करवाते हैं। अभी CCTV कैमरा पास हुआ था, DM को हम आवेदन दिए थे, हमारे मोहल्ला में बच्चा चोरी तक हुआ था। तो ये जो CCTV कैमरा पास हुआ था, तो हम थाना के बड़ा बाबू को भी मैसेज किए थे कि सर कहाँ कहाँ CCTV कैमरा लगवा दें, कुछ आइडिया दीजिए जहाँ पे गैर कानूनी काम हो तो पता चल जाए। तो वो मुझे कुछ नहीं बोले। और अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो पुलिस वाले हैं वो ये जानते थे कि आपसे राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हुई थी, वो वीडियो तो काफ़ी वायरल थी, वो सब कुछ जानते हुए भी ये सब किए दोनों? वो IAS हरजोत कौर के बारे में भी जानते थे कि उससे मेरी लड़ाई हुई तो वो हमसे माफ़ी मांगी IAS। वो राहुल गांधी जी के बारे में भी जान रहे थे कि वीडियो वायरल हुई जिसमें हम अपनी समस्या दिखाए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जानबूझकर मेरे साथ जो है ये किए, क्योंकि इन लोगों को समाज के लिए काम करने वाली लोग नहीं चाहिए। इनको चाहिए इनकी गलत कामों में, धंधों में सपोर्ट करें। और हम लोग जो हैं जब से आए हैं तब से थोड़ा सा तो डर हो गया, इतना उसको डर हो गया है ना प्रशासन को कि रात को अंधेरी में एगो लड़की के मारने के लिए उसको 10 आदमी को लाना पड़ता है, 10 गो पुलिस वाले जो थे वो वर्दी में थे। और क्या महिला पुलिस भी थी या सिर्फ सारे पुरुष पुलिस थे? एक महिला पुलिस थी, बाकी सब जेंट्स पुलिस था। एक बिना ड्रेस का था, बाकी सब ड्रेस का था। मेरे पास सभी पुलिस का वीडियो है, फोटो है। क्या वजह, आखिर क्या वजह थी, क्यों आपकी पिटाई आपके परिवार की? है ना, हम दलित लड़की हैं। अच्छा। डोम चमार में आते हैं, वो डोम चमार कह के हमको गाली भी दिए हैं। अच्छा। बोलोगी? हाँ बोलोगी, डोमिन चमाइनी कहीं की, ऐसे कहकर हमको गाली दिए हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन करती हो, आप करना कंप्लेन, ठिकाना लगा देंगे। अगर मेरा परिवार नहीं रहता तो ये लोग हमको जान मार देते। आज से 4 दिन पहले हम SP दीक्षा को आवेदन दिए कि मैडम हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास धन दौलत नहीं है, स्लम एरिया में रहते हैं, लेकिन सामाजिक जो काम करते हैं उसके वजह से मेरी जान को खतरा है। और वो जो SP है उसको हम 2 बजे 2:30 बजे रात को कॉल भी किए, लेकिन वो महिला मेरा कॉल काटी जो SP है। उसके बाद वो उसे हम वीडियो भी भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दी है। क्या वजह हो सकती है कि क्या पुलिस वाले को, जैसा आपने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सूखा नशा, शराबबंदी, ये तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस को पैसा जाता है, इस वजह से मतलब हमको पिटा कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं? हाँ, उसको पैसा जाता है। और प्लस में जो है जब CCTV कैमरा लग जाएगा तो इन लोगों को पैसा खाने में बनेगा नहीं, क्योंकि प्रशासन को भी हम बहुत बार बोले थे कि लगवाइए, तो ये लोग कुछ सुनता ही नहीं है। ये लोग तो जानता है कि बेच कौन रहा है, उसे इसके साथ बोलता है, बतियाता है, घूमता है और बोलता है कि तुम लोग कुछ करवे नहीं करती हो। और सारा कुछ जो है ना बड़ा बाबू सब लोग मिलकर करते हैं। इन लोग को महीना जाता है 60-60 हज़ार। और पता है, हमको लगता था ना कि हमारा जो जान का दुश्मन है वो जो गलत कामें करते हैं वो लोग हैं, लेकिन हमको जान से मारने के लिए प्रशासन आया।
और जो कि हम 4 दिन पहले उसे आवेदन दे चुके हैं एसपी को, सिटी सेंट्रल एसपी को, कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी। अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है और क्या हालात है। हर तरफ पारस अस्पताल में के आईसीयू वार्ड में घुस करके अपराधी जो है गोली मार कर चले जाते हैं आराम से। एक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही हैं, जो जागरूक लड़की है, और कहा भी जाता है भाई कि लोग जागरूक हो, ये जागरूक हैं रिया पासवान, लेकिन इनकी ही पिटाई करें। इनके परिवार को देखिए, इनके परिवार आप लोग, ये कौन है आप? मेरी माँ है, मेरी माँ का दांत देखिए आप, देखिए कैसे हिल रहा है, देखिए हिला दो। आपको भी मारा था? मम्मी के मारे खले कले से कट गया है, देखिए कितना हुर्रा हुर्रा चलाया है पुलिस। जेंट्स पुलिस लोग थे सारे? जेंट्स थे, एक महिला थी, सब लोग मिलकर मारे हैं पूरा परिवार को। ये आप कौन है? हम इसकी दीदी है, अब मेरा पेट ने मारा है। देखिए इस प्रेग्नेंट हमारी भाभी है, उसको मारा इतना पेट में, जब हमें बचाने आई तो उसे इतना पेट में मारा, देखिए अभी उल्टी हो रहा है, प्रेग्नेंट है। और रात के अंदर है, पुलिस ने और क्या क्या किया था जरा बताइए। मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया, मेरा उसी समय का, हम उस समय वीडियो भी बनाए थे, मेरा पूरा कपड़ा यहाँ से फाड़ दिया, अंदर कई जगहों पे मेरी चोटें का निशान है। मुझे इतनी, मेरे साथ साथ हमारे घर वालों को भी पीटा। अभी हमारी ऐसी ऐसी जगहों पे चोट का निशान है जहाँ मैं दिखा नहीं सकती हूँ। ये है रिया का परिवार, जो कि अभी पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हुआ है जांच कराने के लिए। इन लोगों का मेडिकल होना है और पटना पुलिस के द्वारा बर्बरता से इन लोगों की पिटाई की गई है। ये इनका आरोप है कि पटना पुलिस ये जानते हुए भी कि ये वही लड़की है जो हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करती है, हर मुद्दे को उठाती है, जागरूक होकर के महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आवाज़ बुलंद करती है और हर समस्याओं को गिनाते हैं। और खुद राहुल गांधी से, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इन्होंने तमाम तरह की बातें और मुद्दों को गिनाया था। खुद राहुल गांधी इनकी बातों को सुनकर के इम्प्रेस हो गए थे, कायल हो गए थे। इनसे इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि आप बोलती रहिए, अब मुझे अच्छा लग रहा है, आप अच्छी स्पीच देती हो। और काफ़ी देर तक राहुल गांधी ने भरे मंच से इनकी बातों को सुना। उसके बावजूद भी पटना पुलिस के द्वारा ये पिटाई की गई। ये एक संगीन और गंभीर आरोप है कि खाकी वर्दी, जिसका काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को की हिफाजत करना, जब वर्दी ही इस तरीके का काम करने लगे तो फिर क्या होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये रिया का ये भी आरोप है कि पटना पुलिस को पैसा जाता है और उनसे मिली भगत है। इस वजह से जो है ये आवाज़ उठाती है कि जो लोग बच्चे नशा कर रहे हैं और जो गलत काम हो रहा है समाज में, उसकी जो लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए ये डर जाए, इनका मुंह बंद हो जाए। ऐसा इनका आरोप है कि पुलिस इस वजह से इनको परेशान करती है, तंग करती है। यह पुलिस जहां माओवादी नहीं है, उस क्षेत्र में हर छोटे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनकी हत्या करती है, थानों में बलात्कार करती है, उनके परिवारों को पीटती है, फर्जी एफआईआर करके जेल में डालती है। माओवादी यहीं से पनपता है। आज छत्तीसगढ़ के लोग को जिस तरह पुलिस समझा रही है, भेजी है, उसी तरीके से जहां माओवादी मुक्त इलाका हो गया है बिहार, वहां पर भी पुलिस को समझाना चाहिए कि अपने मानवीय अस्मिता का पालन करें और दूसरे लोगों के मानवाधिकार का, मानवीय अस्मिता का पालन करने दें। अगर सरकार वहाँ करती है, यहाँ नहीं करती है, या यहाँ की पुलिस इसी तरह से थानों में दुर्व्यवहार करती रहेगी, फर्जी एफआईआर करती रहेगी, लोगों को प्रताड़ित करती रहेगी, महिलाओं पर लाठियाँ चलाती रहेगी रातों को जा करके, तो निश्चित तौर पर जो बिहार से माओवाद चला गया था, अब यही लोग हथियार उठा करके माओवादी न कहीं बन जाए, यह भी एक संभव डर है। जिस तरीके से बिहार के राज्यों में जमींदारी समाप्त करने के लिए माओवादियों ने संघर्ष किया था और बड़ी बड़ी खूंखार सेनाओं को, जिसे सरकार ने बनाया था, पाला पोसा था, चाहे वो ब्रह्मसी सेना हो, चाहे वो रणवीर सेना हो, चाहे वो लोरिक सेना हो, चाहे जो भी सेनाएं हो, उस सब को मार कर धरती में गाड़ दिया माओवादियों ने। अगर वह फिर से एक नए तरीके से काम करेगी, अगर और लोगों को प्रताड़ित करना जारी रखेगी अगर, तो वह दिन दूर नहीं जो माओवादी जंगल भाग गए थे, वो माओवादी फिर से बिहार में घुस जाए, बिहार के लोगों के बीच फिर से बना लें, और वही उत्पीड़ित लोग जिसे आज पुलिस मार रही है, कल को हथियार उठा करके माओवादी बन जाएंगे।
फिर सरकार वही बात करेगी, वार्ता कीजिए, शांति कीजिए, परिवार को समझाइए। अरे भाई आप तो समझिए, आप अगर लोगों के मानवाधिकार का हनन करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसकी अपनी फर्जी एफआईआर करना बंद नहीं करेंगे, तो लोग आखिर कब तक आपको झेलेंगे। माओवादियों के नाम पर आप लोगों की हत्या कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। जहाँ माओवादी नहीं होता है वहाँ तो आप खुल्ला कर लेते हैं। वहाँ तो एक ऑप्शन भी है कि अगर आप हत्या करते हैं या बलात्कार करते हैं, पलटवार करके माओवादी आपकी सर काट लेगा, गोली मार देगा आपको। यहाँ तो आपको डर नहीं है तो खुल्ला कर लेते हैं। जब खुल्ला कर लेते हैं तो लोग क्यों नहीं माओवादी को बुला लेगा। सोचिए, आपको सोचना है, आपकी सरकार है। ले कि इस देश, इस राज्य में भी माओवादी फिर से लौट आए, अपने आप को आप सुधार लीजिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।